Hi everyone, welcome to Super Kalam. As we know that prelims 2024 is coming really closer, less than 30 days are left now, and this is the right time to start with the important key terms, themes, subject wise to cover them, to revise them. Because these key terms and themes that we are going to cover today, they are taken from the PYQs, not just PYQs, but also the current affairs. अगर आप ये क्लास बहुत डिसिप्लिन के साथ कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो जीएस बेस्ड रिवीजन है, चाहे वो स्टैटिक रिवीजन हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, सब एक ही जगह कंप्लीट हो जाएगा। क्लास में हर टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं एक होमवर्क आपको दूंगी जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आपको शिद्दत से वो होमवर्क कंप्लीट करना है। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। Let's get started. Up, what are we covering today? We are going to cover 10 most important key terms and themes from Indian economy. Indian economy, which is one of the most highly prioritized subject in UPSC. Approximately 34 to 36 marks you can expect from Indian economy. And Indian economy is concept based. If you understand the concept, trust me, it will become really easy for you to solve any question that UPSC can throw towards you. एंड स्पेसिफिकली इस क्लास के बाद तो काफ़ी इजी हो जाने वाली है इंडियन इकोनॉमी आपके लिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद मैं सम अप करने वाली हूँ। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू अप्रोच इन दिस क्लास एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस क्लास फॉरवर्ड। अब ऐसे ही कोई भी की टर्म उठाकर मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ आपको। मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको तैयार कर रही हूँ। यूपीएससी थीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछने लगा है, तो आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस पैटर्न पे यूपीएससी सोच रहा है, एंड उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगी और कॉन्सेप्ट समझाऊंगी भी। देन पीवाईक्यू का अप्रोच लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि सीडीएस के भी जो पेपर्स हुए हैं ना इस साल, उसका भी वहां से भी मुझे काफी क्वेश्चंस मिले हैं जो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। करंट अफेयर्स तो हमारा इंपॉर्टेंट रहता ही है, ये यूपीएससी का ब्रह्मास्त्र है। एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी हर साल, देर आर 3 to 4 टॉपिक्स, दैट मीन्स आराम से 6 to 8 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे इस मिसलेनियस जोन से। तो घबराइए मत, बस एक रजिस्टर अपने पास हैंडी रखिएगा और बहुत ही फटाफट विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम सारे जीएस सब्जेक्ट इसी तरीके से कवर कर लेंगे। बट कंडीशन यही है कि नीचे जो टेस्ट लिंक और होमवर्क लिंक्स दिए हुए हैं आपको वो सॉल्व जरूर करने हैं। ओके, शुरू करते हैं पहले थीम से। इंडियन इकोनॉमी की जब भी बात आती है, पहला थीम हमेशा आपका रहेगा बजट। ये हमेशा बात आप याद रखना। दिस विल बी द फर्स्ट थीम बाय यूपीएससी, विच इज बजट। Now, here in this theme, we are going to take up different terms from budget itself. इस साल interim budget आया था, अगर आपको याद हो तो। Why? Because elections चल रहे हैं and government change होगी, इसीलिए interim budget आया। और interim budget के अंदर हमेशा याद रखना कि always there are different terms like expenditure, like deficit, like external financing, and then यहाँ पर एक बहुत ही important term आ जाता है, मैं दिखाती हूँ आपको, foreign direct investment, जो हर साल क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही है। नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है, अलग अलग तरीके के डेट्स होते हैं। एंड देन देर आर डिफरेंट स्कीम्स ऑल्सो विच आर हाईलाइटेड इन दी बजट। तो यहाँ पर मैंने पीवाईक्यूज उठाए हैं जिसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, और थीम्स हम यहाँ पर नोट डाउन करते रहेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्वेश्चन को पहले समझने की जल्दी होनी चाहिए। With reference to union budget, which of the following is or are covered under the non-plan expenditure? अब यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट। ओके, तो जब हम बात करते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा ताकि विजुअली आपके मेमोरी में ये टॉपिक रिटेन्ड रहे। एक्सपेंडिचर जो कि आपका किया जाता है डिफेंस सर्विसेज के ऊपर। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गई किसके लिए? अगर आपने गवर्नमेंट ने कोई उधार लिया है, डेट लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो रही हैं। फूड सब्सिडी हो गई, या फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई जो फार्मर्स को गवर्नमेंट देती है। एंड वी नो दैट प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तो बीच बीच में नई नई सब्सिडीज भी अनाउंस होती रहती हैं। और इफ वी मूव अ स्टेप फर्दर, तो हम देखेंगे जितने भी इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट, सैलरीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, पेंशंस आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट।
लोन्स हो जाते हैं, या फिर जो भी स्टेट्स को ग्रांट्स दे रहे हैं, बीच में स्टेट्स ऑल्सो डिमांड सम मनी फॉर रनिंग देयर पॉलिसीज। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर लाइक हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, पुलिस रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दीज विल फॉल और विल बी स्प्रेड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखो, जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं ना, एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड। आपकी लाइफ में भी यही होता होगा, सम एक्सपेंडिचर्स आर प्लान्ड इन योर लाइफ, सम आर अनएक्सपेक्टेड, एकदम से कुछ हारी बीमारी हो जाती है तो खर्चा बढ़ जाता है। सो गवर्नमेंट राइट नाउ हैज नाउ स्क्रैप्ड द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इन द बजट एक्सरसाइज, बट इसकी जगह अब क्या आ गया है, ये तो 2014 का क्वेश्चन था, अब इसकी जगह एक नई चीज इन्वेंट की है गवर्नमेंट ने। व्हाट इज इट? आपने बजट में काफी बार पढ़ा होगा, yes it is, write it down, capital and revenue spending। ये आपको पता होना चाहिए। now these terms have been replaced by government in the budget, so that is why this question becomes important। याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल फाइन डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, these terms are highly present in the budget, hence it is important to focus on these terms। अब इस बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ करेक्ट आंसर होगा सी, 1 2 3 4 all of them are correct as we have also made notes here। ओके, तो पहली चीज हमने समझ ली कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर आस्क्ड। अब इसी से रिलेटेड कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट भी हो जाता है, तो चलिए इस टर्म को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक हम सेपरेट नोट बनाने वाले हैं ऑन दीज टर्म्स। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है? दीज आर फंड्स। ओके, अब ये कौन सी फंड्स हैं? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे, लोन दिया था, लोन की रिकवरी कर ली, तो रिकवरी ऑफ लोन विल बी कैपिटल रिसीट। देन अगर आपने एसेट को बेचा तो सेल ऑफ एसेट होती है। ओके, सेल ऑफ एसेट से जो पैसा आता है, द रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट, सॉरी कैपिटल रिसीट। ओके, अब नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसी के साथ इंपॉर्टेंट आता है, वो है रेवेन्यू रिसीट। ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट। प्लीज इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट के अंदर दो तरीके की रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, ये माइंड मैप बना लीजिएगा। वी हैव टैक्स रेवेन्यू, द टैक्स दैट यू एंड योर पेरेंट्स आर पेइंग, वहां से जो रेवेन्यू आता है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। एंड सेकेंड इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू के कंपोनेंट क्या होंगे? फीस, फाइन्स, और यू कैन से इंटरेस्ट रिसीट्स, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स आपको मिल रहे हैं, उस पर टैक्स भर रहे हो, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ये हमने बनाया बजट, बजट में दो तरीके के एक्सपेंडिचर, रिसीट्स हमने पढ़ लिया, अब एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। फर्स्ट इज अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? दैट एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटीज। सो यहाँ पर लिखेंगे, ना एसेट्स बन रही हैं ना लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, ना एसेट बढ़ रही है ना लाइबिलिटीज कम हो रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ओके, एंड लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं? रिड्यूस हो रही हैं, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, रोड्स हमारा एसेट हो गया, ठीक है। इफ यू आर परचेजिंग लैंड और बिल्डिंग, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, तो शेयर्स की जो रिसीट आएगी, शेयर्स पे जो इंटरेस्ट कमाओगे उससे लाइबिलिटी पे ऑफ कर दोगे, तो लाइबिलिटी इज रिड्यूसिंग। लोन्स को रीपे करना, दैट ऑल्सो इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Then loans to states and foreign government, that will also be a part of capital expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं। डिफेंस सर्विसेज पे जो खर्चा होता है उससे ना तो एसेट बन रही है ना लाइबिलिटी कम हो रही है, तो डिफेंस सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर होगा दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी पे कर रही है गवर्नमेंट, ना उनकी एसेट बढ़ रही है ना उनकी लाइबिलिटी कम हो रही है। दे आर पेइंग इंटरेस्ट, दे आर पेइंग पेंशंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस, दैट विल बी पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसी के चलते एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है विच इज टैक्सेस। टैक्सेशन भी आपका इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टैक्सेस भी दो तरीके के होते हैं, सो यू विल राइट, वन इज डायरेक्ट टैक्स, सेकेंड इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स।
अब जब हम टैक्स की बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखनी है आपको, दैट दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द टैक्सेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. First factor is the liability of payment of the tax. Liability of payment of the tax to government and the actual burden of the tax. Actual burden. अगर हम देखें यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स को, ठीक है, वी लुक एट द डायरेक्ट टैक्स ओवर हियर, द लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स विल फॉल ऑन द सेम पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज द पर्सन हु इज लाइबल टू पे इट इज ऑल्सो द पर्सन हु विल बियर द बर्डन ऑफ दिस टैक्स. The burden of the tax cannot be shifted on others, but this does not happen in the case of indirect tax. है ना, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, तो हमने टैक्सेस भी पढ़ लिए, हमने रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट भी पढ़ लिया, और हमने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया. अब बजट के कंपोनेंट में ही एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, इन चीजों को लिखते जाइए, 2020 का भी रीसेंट क्वेश्चन ही है ये. तो सबसे पहले हमें समझना है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज ऑफन सीन इन न्यूज ऑल्सो, व्हाट एग्जैक्टली इज इट. ओके, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट एंड देन ओनली वील बी मूविंग अहेड. और आप देखोगे करंट अफेयर्स में भी ना ये टॉपिक काफी बार न्यूज में रहता ही है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज एफडीआई, अभी ये न्यूज में था बिकॉज देर आर सर्टन नेशंस विच डायरेक्टली इन्वेस्ट इन अस. तो बेसिकली इट इज एन इन्वेस्टमेंट which is made by a firm, or it will be made by an individual in one country. One country मतलब एक, कोई भी एक country, any one country, ठीक है, in one nation or one country into the business interests located in another country. यानी कि एक कंट्री, मान लो यूएस है, उन्होंने इंडिया के किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वो इंडिया के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. एंड दिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इट लेट्स एन इन्वेस्टर परचेज अ डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंट्री. In foreign country, because if you are investing in any country you also become a part owner of that country. आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हो ना. तो इवन यूएसए का कोई इन्वेस्टर है, वो इंडिया की किसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टर भी बन सकता है, ठीक है, वो उस बिजनेस को परचेज भी कर सकता है थ्रू एफडीआई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एफडीआई में इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, या तो वो मर्ज करेंगे अपनी कंपनी को फॉरेन कंपनी से, या वो उसकी फॉरेन कंपनी का एक सब्सिडरी पार्ट खरीद लेंगे, ठीक है, या फिर एक जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेंगे. अगर आपने कभी भी कॉमर्स पढ़ी है या सीए का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप में भी सेपरेट बैलेंस शीट बनती है. ओके, जॉइंट वेंचर हो जाता है, अपनी कंपनी और दूसरी कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर में आप आ जाते हो. बट ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इस टर्म को लेकर बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं. इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं. What exactly is foreign portfolio investment then? इसको भी समझ लेते हैं ताकि कोई डाउट ही ना रहे. Foreign portfolio investment, it consists of the securities and other financial assets, which is passively, actively नहीं, word है passively it is owned by or you can say held by foreign investors. यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहा है वो एक्टिवली प्रेजेंट नहीं है, पैसिवली सिर्फ उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा होगा. पैसिव इन्वेस्टमेंट उसने अपनी कंपनी में की है, डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट ओनरशिप हियर, बट इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एफडीआई. ओके, एंड एफपीआई इज ऑल्सो अ पार्ट, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट. हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसको शो किया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी मिस हो जाता है प्रीलिम्स में. नाउ लेट अस रीड दिस क्वेश्चन एंड सी इफ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट. नाउ विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक. अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत इजीली बता सकते हो.
तो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी यस, इट इज बी। बी है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर। नाउ व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर? बिकॉज देखो, जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ऑप्शन 3 आपका गलत है। क्यों गलत है ऑप्शन 3? बिकॉज डेट सर्विस जो होती है ना, इट इज द कैश दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑन अ डेट। बट एफडीआईज में ना कोई लिंकेज नहीं होता, एफडीआई इज नॉट लिंक्ड विद द डेट सर्विस। ये पॉइंट याद रखना। हमें जो हम अपना लोन चुकाने के लिए कैश की यूसेज करते हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है डेट सर्विस के अंदर। बट एफडीआई में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता। एफडीआईज हैव नो लिंक विद दिस कॉन्सेप्ट, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। नहीं भैया, इसमें तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, डेट सर्विसिंग, वी आर नॉट रीपेइंग बैक एनी काइंड ऑफ लोन। देन सेकंड स्टेटमेंट की तरफ अगर आप देखोगे, सेकंड स्टेटमेंट आपका तो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बिकॉज इन्वेस्टमेंट हियर इज डन थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। ये पॉइंट गलत है, अनलिस्टेड कंपनी में होता है, ठीक है। इट इज डन थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इन दी अनलिस्टेड कंपनी। दिस वर्ड इज रॉन्ग। 10% or more of the post issue paid up equity capital on a fully diluted basis of a listed Indian company and also in an unlisted company। अब इसके अंदर unlisted mention नहीं था, तो वो गलत हो गया। अब आप देखोगे फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। वाई फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बिकॉज एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन इक्विटीज और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स। आप कंपनी में कर रहे हो ना इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी में। It is the investment made by foreign institutional investors in government securities। No, private equities में भी होता है, आप सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं करोगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? सो दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। एफडीआई ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है एंड इट इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ये पॉइंट याद रखिएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है आज इन्वेस्ट किया कल पैसे निकालने की बात हो जाएगी। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन कंट्री देन इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट अ शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट। अब ऐसे ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज नॉन फाइनेंशियल डेट। अब देखो, डेट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। आपने नॉर्मली पढ़ा होगा दैट देयर इज वी हैव डेट्स। डेट मतलब उधार हो जाता है। अब ये नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल डेट व्हाट इज इट? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बोरोड मनी which is owed by entities that are not financial institutions। जैसे कि बिजनेस हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है बिजनेस। हाउस होल्ड हो गया, घर के लोग डेट मांग रहे हैं, उधार ले रहे हैं, वो आपका नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो बेसिकली इट इंक्लूड्स क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स विच इज इशूड बाय दीज entities which is not a part of the financial sector। ओके, एंड हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी का ओवरऑल डेट बर्डन है ना, उसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉन फाइनेंशियल डेट का भी। तो अब ये क्वेश्चन मार्क करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बताओ करेक्ट आंसर इसका। करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 1 2 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, वाई टी बिल इसके अंदर इंक्लूड किया गया? देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि टी बिल भी डेट फाइनेंसिंग का पार्ट है। व्हेन एन इकोनॉमी बोरोज मनी ना टू बी पेड बैक एट द फ्यूचर डेट अलोंग विद द इंटरेस्ट, इट इज नोन एज डेट फाइनेंसिंग। चलो एक और की टर्म लिख लो यहाँ पर। हमारे बहुत सारे की टर्म्स सिर्फ PYQ से ही कवर हो जाते हैं बच्चों, एंड ये रिपीटेड बोर्ड में पूछे जाते हैं। व्हेन एन इकोनॉमी बोरोज मनी to be paid back at future date along with interest, it is known as debt financing। debt financing के अंदर दो तरीके के डेट्स होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज द पब्लिक डेट। ओके, ये हो गया पब्लिक डेट। पब्लिक डेट को भी ना हम दो तरीके से, एक तो पब्लिक डेट हो गया और एक हो गया नॉन फाइनेंशियल डेट जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पब्लिक डेट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल पब्लिक डेट, सेकेंड इज इंटरनल पब्लिक डेट। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। सो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑन आपका नॉन फाइनेंशियल डेट हमने कवर कर लिया। हमने यहाँ पर डेट फाइनेंसिंग कवर कर लिया। वी हैव कवर्ड FPI and FDI and we have also covered different kind of receipts and expenditures।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम आ जाता है बजट का, वो है स्कीम्स। इस साल भी इंटरिम बजट में द प्रोग्रेस ऑफ मेनी स्कीम्स वर डिस्कस्ड. So always remember, this is the next theme that I am highlighting over here. Always go through the schemes mentioned and highlighted in the budget. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम आपके बजट में हाईलाइट हुई थी 2018 में, और उसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ गया. इस साल का बजट भी मैंने कवर किया था, आपको उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट यू कैन कवर इट वेरी नाइसली. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. क्या है ये योजना, इसको समझ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. Now, this particular yojana, it is under which ministry? It is under the Union Women and Child Development Ministry. 2015 में, मतलब यूनियन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने इसमें इरेगुलरिटीज निकाली थी, बट ये आता किसके अंदर है? एमएसडी के अंदर आता है, एमएसडीई. ओके, दिस इज द मिनिस्ट्री. व्हाट इज दिस मिनिस्ट्री ऑल अबाउट? क्योंकि विकास योजना की बात हो रही है ना, तो इसीलिए ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आएगा. इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, एंड entrepreneurship. Okay, the Union Women and Child Development Minister alleged massive irregularities in the usage of funds which were allocated under this scheme. That is why it was in news. इसको 2015 में लॉन्च किया गया था. एंड इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को ट्रेन किया जाता है. पीपल आर स्किल ट्रेन्ड एंड ऑल्सो they are given assessments and it is paid completely by, कौन पे करता है इस सब के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है. ठीक है, और इसकी जो फंडिंग है वो 50-50 रहती है. 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट. The objective is simple: to enable the Indian youth to take up industry relevant skill training that can help them in securing a better livelihood. So we have so far covered important key terms which are highlighted in the budget itself, so that जब भी आप बजट को रिवाइज करो आपको हिट करे ये की टर्म्स, ताकि आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सको. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका कॉन्सेप्ट मैं निकाल रही हूँ CDS 2024, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है वहीं से. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, यूपीएससी आसपास जो एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम हमारा है उसके आसपास जो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, वहाँ भी अब जो क्वेश्चंस के लेवल है वो हमारे प्रीलिम्स के लेवल से 98% मैच होने लगे हैं, जो कि अभी आपको एग्जाम्पल्स में मैं दिखा ही दूंगी. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, अभी तक हमने बजट के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है, जो कि न्यूज़ में और क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और बार बार पीवाईक्यूज में रिपीट भी हुए हैं. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, जो कि सीडीएस के पेपर में भी पूछा गया है, प्लस दिस हैज बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स बाय यूपीएससी इन इट्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल. सो लेट अस अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की, जीडीपी डिफ्लेटर से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? GDP deflator captures the average price of an unchanging basket of commodities that constitutes GDP of the country. नेशनल इनकम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी में. इसके जीडीपी, जीएनपी, अगर आपने ये टर्म्स अच्छे से समझ लिए, मनी मल्टीप्लायर हो गया, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए इन क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर करना. ये बात हमेशा याद रखना, इकोनॉमी के अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है आपके, 99% आपको कोई हरा नहीं सकता इन प्रीलिम्स व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमी. Second statement is saying GDP deflator can be used to measure the real GDP of the economy but not the inflation rate. यहाँ पर GDP डिफ्लेटर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगा. ये याद रखना, मैंने करेक्ट को हाईलाइट किया है. कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी भारी मिस्टेक करते हैं, तो इनकरेक्ट, करेक्ट आपसे क्या पूछा गया है वो ज़रूर एक बार नोटिस करना बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज GDP डिफ्लेटर फर्स्ट. तो जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं, यहाँ पर हमें नोट्स बनाने हैं साइमल्टेनियसली साथ साथ. व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? ये एक इंडेक्स है. इंडेक्स नंबर ऑफ व्हाट? इंडेक्स नंबर विच मेजर्स इन्फ्लेशन. तो यहाँ से डायरेक्टली आपको डेफिनेशन से ही समझ आ गया कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है. यहाँ लिखा हुआ है नॉट द इन्फ्लेशन रेट. इट कैन मेजर रियल जीडीपी बट नॉट द इन्फ्लेशन रेट. ये स्टेटमेंट ही पूरा गलत है. तो सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, सी भी हट गया. फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट, अगेन इट इज रॉन्ग. देखो, इसको ना हम क्या बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को? इट इज ऑल्सो नोन एज, राइट इट डाउन, इम्प्लिसिट
price deflator. Okay, why? Because it measures inflation, and always remember that it shows the changes, because देखो इन्फ्लेशन आपको प्राइस चेंज ही दिखाता है ना, पहले जो चीज 10 रुपए की थी अब वो चीज 50 रुपए की है, दिस प्राइस चेंज इज इन्फ्लेशन. ओके, सो इट शोज द चेंजेस इन द average price levels in the economy. बट यहां पर की टर्म क्या लिखा गया है? अनचेंजिंग. क्वेश्चन बोल रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट. कमोडिटीज की बास्केट अपग्रेड होती रहती है, न्यू कमोडिटीज आर एडेड, इट इज ऑलवेज अपडेटेड. तो यहाँ पर अनचेंजिंग वर्ड गलत हो गया, चेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज होना चाहिए था. सो करेक्ट आंसर इस केस में क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि कमोडिटी ऑफ गुड्स जिसमें आप जिसके बेसिस पे इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हो वो तो चेंज हो सकता है ना. कभी आप वेजिटेबल्स में इन्फ्लेशन देख रहे हो, कभी सर्विसेज में इन्फ्लेशन देख रहे हो, कभी बाकी गुड्स में इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हो. दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग. अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर का. द जीडीपी डिफ्लेटर इज मेजर्ड एज द नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी इंटू 100. ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है. ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर में दो कंपोनेंट्स आते हैं, नॉमिनल और रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. बट व्हाट इज रियल जीडीपी? रियल जीडीपी shows you the value of only finished goods and services. प्लीज ये डिफरेंस लिख लो. द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज उनकी वैल्यू रियल जीडीपी में आती है, एंड अनफिनिश्ड एंड फिनिश्ड बोथ देयर वैल्यूज आर काउंटेड इन नॉमिनल जीडीपी. ओके, एंड प्राइस इसका कांस्टेंट रहता है, एट कांस्टेंट प्राइस इट इज कैलकुलेटेड. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीडीएस के पेपर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, बिकॉज इट हैज़ बीन इन करंट अफेयर एज वेल. और ऐसे इनोवेटिव क्वेश्चन ही हैं जो आपसे यूपीएससी पूछता है. प्राइस इंडेक्स. प्राइस इंडेक्स का आपका लेना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से भी काफ़ी रहता है. अब क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, एक स्टैटिक और एक सी सैट. सी सैट का पार्ट कैसे है वो अभी हम देख लेंगे. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है प्राइस इंडेक्स कैप्चर्स द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज. दैट इज प्राइस इंडेक्स, दे आर मेंशनिंग इट. प्राइस इंडेक्स में WPI और CPI आ जाता है, तो ये दो की टर्म्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ. सो व्हाट आर प्राइस इंडेसेस? सबसे पहले प्राइस इंडेक्स का एक डेफिनेशन लिख लेते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज इट? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ द प्राइसेस चेंज over a period of time, and it is based on two components, CPI and WPI. और ये आपके इन्फ्लेशन काउंट करने में हेल्प करता है. There are multiple methods to count the price index also. Now here first statement is absolutely correct. Price index captures change in the average price of constant basket of commodities. क्योंकि CPI में एक फिक्स्ड बास्केट होती है कमोडिटी की और WPI में एक फिक्स्ड बास्केट होती है कमोडिटी की. So that is correct. Second statement is related to CSAT knowledge. If the price index takes value 100 वैल्यू लिया है प्राइस इंडेक्स ने, ठीक है, ध्यान से देखना, 110 and 121, three values, 100, 110, 121. Then inflation rates in the second and third years are 10% and 21%. This is first year, this is second year, this is third year. 100 पहले ईयर में था, फिर 110 हुआ, तो इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया, राइट? क्योंकि 10 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट है, 10 अपॉन 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं इंटू 100. सेकेंड ईयर में 110 था, थर्ड ईयर में 121 हुआ. कितना बढ़ा? 11 बढ़ा. तो 11 डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, इंटू 100, 110 इंटू 100, तो ये हमारा 21% तो नहीं आएगा. सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, कटा ये 0 0 1, तो ये आपका 21% नहीं है. सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. 10% सही है बट इट इज नॉट 21%. सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. अब आप देख रहे हो फर्स्ट लुक में आपको ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लगेगा, बट अगर इसको तसल्ली से काम माइंडेडनेस के साथ पढ़ोगे तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है. तो यहीं पर यूपीएससी आपकी अवेयरनेस चेक करता है, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा प्राइस इंडेक्स का, बट जहां पर नंबर्स आ गए, अचानक से कुछ कैलकुलेशन की बात आ गई, वहां आप बोलोगे अरे हमने तो कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड पढ़ा ही नहीं था, फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था, बट क्वेश्चन तो कॉमन सेंस बेस है.
है ना। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको, अवेयरनेस अपनी बनाए रखनी है, बिकॉज द मोर अवेयर यू आर द मोर ईजी इट वुड बी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, चलो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। देर आर लिंक्स ऑफ PYQs एंड सम MCQs इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोगों को उनको प्रैक्टिस करना है ताकि आप एकदम पक्की तरीके से तैयारी अपनी कर सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क क्वेश्चंस हैं, डू प्रैक्टिस देम। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन? तेंदुलकर कमेटी के ऊपर क्वेश्चन है। आपने पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। मतलब दे आर आस्किंग बेसिक्स ऑल्सो, बट क्योंकि हम ये बेसिक्स मिस कर देते हैं, वी आर मोर अरे इस करंट अफेयर्स में ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, तो हम बेसिक्स को भूल जाते हैं। हियर यूपीएससी इज हिंटिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटीज एज वेल। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2009 में, and it was headed by Shri Suresh Tendulkar. The recommendations of this committee they basically included shifting from calorie consumption to poverty estimation. एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कितनी कैलोरी इनटेक करता है दिन में, उससे शिफ्ट होके पॉवर्टी को एस्टिमेट करो कि कितना वो अफोर्ड कर पा रहा है। प्लस पॉवर्टी एस्टिमेशन में कहा गया कि अब आप एमआरपी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन करेंगे, कितने क्या एमआरपी अफोर्डेबल है, हम प्रोडक्ट की एमआरपी के बेसिस पे अफोर्डेबिलिटी देखेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल एस्टिमेट द पॉवर्टी। प्लस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि दे फोकस्ड ऑन नॉन फूड एक्सपेंडिचर ऑल्सो। ठीक है, यानी कि सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अब अगर एजुकेशन, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स भी देखे जाएंगे पॉवर्टी एस्टिमेशन के केस में। सेकेंड रिकमेंडेशन वॉज कि दे मूव्ड बियॉन्ड कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन। Why? To increase the head count ratio. They also said that there should be uniform consumption basket for measuring rural and urban poverty line. जिस तरीके की हमारी रूरल पॉवर्टी लाइन को या रूरल बास्केट को मेजर किया जाता था वो बहुत रिडंडेंट, बहुत आउटडेटेड हो गया था। तो तेंदुलकर कमेटी ने अर्बन बास्केट को तो छेड़ा नहीं, बट रूरल बास्केट को अपग्रेड किया था। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। Which of the following statements with regard to report of Tendulkar committee on poverty estimates is or are correct? The committee had used an all India urban poverty line basket as a reference to derive both rural and urban poverty lines. The committee had anchored the poverty line to the official food calorie norms. फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट को यूज किया था रूरल और अर्बन पॉवर्टी लेवल को कैलकुलेट करने के लिए। बट द सेकेंड स्टेटमेंट, हमने यहाँ पर थर्ड रिकमेंडेशन पढ़ी थी, पॉवर्टी एस्टिमेशन में नॉन फूड एक्सपेंडिचर को भी ऐड कर लिया गया था, यानी कि उन्होंने सिर्फ ऑफिशियल फूड कैलोरी नॉर्म्स को ही नहीं देखा था, नॉन फूड एक्सपेंडिचर को भी मेजर किया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप ये स्टैटिक पोर्शन है, देखो आप यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है यूपीएससी की, स्टैटिक के ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। और स्टैटिक कहाँ से निकाला जा रहा है? करंट अफेयर से ही निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं, अगर आप उसको कम से कम 3 बार रिवाइज करके रखते हो तो ट्रस्ट मी आप इस तरीके के क्वेश्चंस में इतने महारती बन जाओगे कि ये जो 36 मार्क्स हैं इकोनॉमिक्स के या 25 मार्क्स हैं इकोनॉमिक्स के, ये सिर्फ आपके होंगे। 99% एक्यूरेसी के साथ यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू अनदर वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट हम लोग ये मिस कर देंगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही फोकस करके बैठे हैं, हमने स्टैटिक को ढंग से रिवाइज नहीं किया अगर, तो वी विल बी मिसिंग आउट ऑन 70% ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with which of the following are included in M1 definition of money? M1 definition of money डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मनी होते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा था 11th क्लास में, 12th क्लास में, है ना। तो M1 मनी पढ़ते हैं, क्या होता है। देखो जब हम M1 मनी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट M1 मनी, इसको हम नैरो मनी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? द मनी विच इज इन सर्क्यूलेशन, जो आप लोगों के हाथों में है, इकोनॉमी में है। इसमें प्लस करेंगे डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स हो गए बैंकिंग सिस्टम में, जिसके अंदर करंट अकाउंट भी आता है और सेविंग्स अकाउंट भी आता है। प्लस इसमें एडिशनल डिपॉजिट्स भी आते हैं, तो दिस बिकम्स नैरो मनी। ठीक है, M1 हो गया।
नैरो मनी 2 भी होता है जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, बैंक सेविंग्स आ जाएंगे। अब इसके बेसिस पे आप मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इन दी कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी। देखो डायरेक्ट मैंने आपको पूरी डेफिनेशन ही दे दी, अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका। ठीक है, पॉइंट क्लियर। एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी, फॉर्मूला है M1 इक्वल्स टू CU प्लस DD। CU क्या होता है? CU इज करेंसी। करेंसी मतलब आपके जो नोट्स हैं आपके पास और जो आपके पास कॉइन्स होते हैं विच इज हेल्ड बाय पब्लिक। डिमांड क्या होगा इसमें? नेट डिमांड डिपॉजिट्स। ये किसके पास होगा? ये कमर्शियल बैंक्स के पास होगा, ये पब्लिक के पास और ये बैंक्स के पास। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ऑल राइट, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग GST इज नॉट करेक्ट। मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट क्यों किया है? आई हैव हाईलाइटेड दिस बिकॉज हम लोग इसको पढ़ना भूल जाते हैं। आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू GST। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखो, अमेंडमेंट 115 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट केप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज। ये क्वेश्चन UPSC के PYQ में भी पूछा गया है। इट इज नॉट जस्ट CDS बेस्ड क्वेश्चन, it is also a very important question from the perspective of your UPSC examination as well. So amendment 115th basically what it did, it was done in 2011 and इसको हम GST bill भी बोलते हैं, 115th amendment bill को। It sought to amend the constitution to allow both parliament and state legislatures to create laws regarding GST. First statement is correct. Second statement is saying amendment 122nd की बात हो रही है। ठीक है, Amendment 122 to the Constitution, again GST Bill 2014, it was introduced in 2014, December 19 को इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कंकरेंट पावर्स दी गई थी विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग लॉज ऑन GST। सो अगेन दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, प्रेशियस मेटल्स आर टैक्स्ड एट अ रेट ऑफ 1%, ये गलत है। अब देखो यहाँ पर फैक्चुअल डेटा पूछा जा रहा है, तो आप देखोगे इन आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड इन इकोनॉमी, 3% क्वेश्चंस विल कंटेन फैक्चुअल डेटा, 3 to 4%। 4% समझ लो डेटा फैक्चुअल कंटेंट को मेंशन करेगा। इसमें करेक्ट आंसर है 3%। प्रेशियस मेटल्स पे GST 3% का लगता है। एंड यहाँ पर फोर्थ तो आपका बिल्कुल सही है, अनवर्क्ड डायमंड पे 0.25% का GST लगता है। अब आप बोलोगे मैम अब क्या हमको सारे याद करने पड़ेंगे पॉइंट्स? नहीं, ऐसा नहीं है। बट जब आप GST पढ़ते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप ये याद रखो कि कौन से आइटम्स GST में आते हैं, एंड उन टॉप जो 4-5 आइटम्स है, जैसे कि लिकर हो गया, मेटल्स हो गए, डायमंड हो गए, जो टॉप आइटम्स होते हैं उन पे कितना अप्रोक्सीमेटली GST लगता है। जस्ट एक रैंडम आप फैक्ट के तौर पर उसको याद रख सकते हो। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू एन एग्जाम्पल कि भाई GST की टर्म है, बट GST की टर्म के अंदर भी फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। सो दिस वॉज आवर क्लास फॉर टुडे। आज हमने काफ़ी सारे की टर्म्स पढ़े हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चाहे बजट हो, चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे लॉ स्कीम्स हो, लॉज हो, एंड दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, PYQs आपका रामबाण इलाज है टूवर्ड्स क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एट सुपर कलाम यू कैन प्रैक्टिस PYQs। आप बहुत इजीली PYQs MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करके। क्लास टेस्ट में जाके यू कैन इजीली प्रैक्टिस MCQs एंड PYQs। वाज ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही सारे GS सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे धीरे धीरे, बट अब आपका टास्क है कि आपको होमवर्क नीचे जो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉमेंट सेक्शन में, वो सॉल्व करना है। अपने स्कोर्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं, एंड you have to revise the class notes as well. Thank you so much everyone.